अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए साइंस अर्थात कि विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझेंगे। आज के क्लास के लिए आप भी तैयार हो जाइए, ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि अंतिम समय है। तो अंतिम समय में अंतिम प्रहार करना चाहिए। तो जो सबसे अंतिम गेस प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि डेली 6:30 PM पे आपके लिए एक नया क्लास अपडेट होता है। तो इस क्लास में आपका रिवीजन हो और उसके साथ साथ सिर्फ आप महत्वपूर्ण प्रश्न याद करें जो कि इस साल के पेपर में आ जाए, जिससे आपका शानदार रिजल्ट आए। तो इसी सीरीज की हम लोग डेली क्लास 6:30 PM पे कंटिन्यू करते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता होगा, इस समय आप क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। एक बार यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी रूप में आपको इस साल 2022 का प्रश्न पत्र मिलेगा। आगे इंस्ट्रक्शन है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। 1 से 80 तक कह रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बट हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके बाद कुछ सभी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप दोनों बनाएंगे तभी आपका 80 में 80 स्कोर आएगा। और प्रैक्टिकल का आप एग्जाम दे चुके होंगे तो 20 अंक को मिलकर आपका 100 में 100 कर देगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर सीखेंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के कितना होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे तूफानी लाल बता रहा है कि बिल्कुल आपको कमेंट जल्दी जल्दी आंसर करना और इसी की तरह तूफान आपको मचाए रहना है क्लास में। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर कमेंट कर चुके हैं। काफी विद्यार्थी कमेंट किए हैं सर ऑप्शन बी। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। क्या हम लोग पढ़ते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो सर या उत्तल दर्पण हो, उसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होता है। तभी तो हम याद करते हैं सर F बराबर R/2। तभी तो हमसे प्रश्न पूछता है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले आपके दर्पण का फोकस दूरी बताइए। तो हम जल्दीबाजी में कह देंगे 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो F बराबर R/2 क्या बता रहा है कि फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है सर, प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए लेंस है, कह रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु अर्थात कि यू का मान दे दिया है सर, यू का मान दे दिया है अपने को 30 सेंटीमीटर। भी अर्थात कि प्रतिबिंब दूरी कह रहा है उतना ही दूरी पर गुरुजी प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात कि 30 सेंटीमीटर प्लस में ही रहेगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर कह रहा है कि सर एफ बताइए। तो यू भी और एफ तीनों में संबंध हम बताते हैं लेंस सूत्र से। क्या कहता है फॉर्मूला सर कि 1/में भी प्लस 1/में यू बराबर 1/में एफ होता है फॉर्मूला। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। एक भी का मान मिल गया 30, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात कि u बराबर है भी, u बराबर है भी, ये बात कह रहा है। तो 1/30 और ये भी हो जाएगा 1/30 बराबर 1/f। 30 को लघुत्तम लेंगे, 30 हो जाएगा, ऊपर 1 1 2, 1/में f हो जाएगा। इसको कटा देंगे सर, यहाँ पे समझिएगा 1/में 15 बराबर 1/में f है, या f बराबर 15 में 1 से गुना हो जाएगा तो 15 सेंटीमीटर। तो जो भी छात्र ऑप्शन सी कमेंट किए थे, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। कोई भी अंक बदल कर पूछेगा तो इसी पे ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न काफी शानदार मिलेगा, एक एक का आंसर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। आगे सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, उसको भी रट के जाइएगा, एग्जाम में खूब प्रश्न यहां से पेपर में मिलेगा। कह रहा है प्रश्न नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन के इसका जवाब दे पाते हैं। क्या कहा कि नेत्र लेंस की दूरी जब कम हो जाता है तो कौन सा दोष होता है। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आंसर आपको कमेंट करना है।
तो देखिए जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कीजिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के कारण में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना इसका एक कारण होता है, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी में कमी हो जाता है। तो वहीं पूछा था फोकस दूरी में कमी हो रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और इसको दूर करने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो उचित फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के चश्मे का, अर्थात कि अवतल लेंस के चश्मे का। वहीं दूर दृष्टि दोष कब होता है सर, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, नेत्र का जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, इसलिए का फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग अभिसारी लेंस अर्थात कि आपके उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष है तो बुढ़ापा में होता है, जब बुढ़ापा में नेत्र लेंस अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाता है, इसमें कि निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। पूरे ऑप्शन को मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछेगा, अगर आप क्लास में ध्यान आपका है तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है सर, तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, काफी कमाल, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी वेरी हाई, क्योंकि शॉर्ट सर्किट यहां पे देखिए पूछा है कि सर्किट हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। ओवरलोडिंग होता अर्थात कि अति भारण होता तो कम हो जाता, तो ऑप्शन सी चौथा का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहां पे ध्यान से देखना, नहीं करता है। तो यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा था कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो यहां पे देखिए आई आर स्क्वायर आप पढ़े, कहिएगा नहीं पढ़े तो यही निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही आंसर, बाकी आई स्क्वायर आर भी आई भी स्क्वायर बटा आर सभी निरूपित करता है, तो ऑप्शन बी 5 का सही आंसर कर देंगे। छठा नंबर प्रश्न करा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है सर, तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, तूफानी लाल भी बता देगा। बेबी क्लास करते करते इसका भी नॉलेज आपके बराबर हो गया है। ये भी कहेगा सर ऑप्शन सी, बिल्कुल कमाल, ऑप्शन सी। तूफानी लाल भी इसका आंसर दे दिया कि पक्षाम्बी मांसपेशियों द्वारा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन इसी के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है, तो समतल दर्पण का गुरुजी बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी हम सही आंसर कर देंगे। एग्जाम में ओएमआर सीट रहता 7 के सामने ऑप्शन बी कलर कर देते, 1 नंबर फिक्स हो जाता। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है हेमाटाइट किसका अयस्क है सर, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि हेमेटाइट जो है इसका सूत्र होता है Fe2O3। तो इसमें से क्या निकलेगा, Fe निकलेगा गुरुजी। कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। इसी तरह तूफान मचाए रहिए और आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। और नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर क्लियर बता रहा हूं ताकि आपको याद भी करना है। अभी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण जो इस साल के पेपर में सीधे छपाने वाला है, वहीं सब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम लोग चर्चा करेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है लोहे का जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर। जो लोहा पर Zn अर्थात कि जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है, जो लेपित किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बच्चा भी बता देगा, ये तूफानी लाल भी बता देगा कि सर इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी में क्या, कभी कभी ऑप्शन बदल देगा, को कंफ्यूज नहीं होना है। इसे ही हम लोग बोलते हैं आपका यसद लेपन। यसद लेपन रहेगा तो यही है, या इसे ही पूछता है कभी कभी जस्तीकरण, यही है अंग्रेजी में गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। तो जस्तीकरण पूछे या यसद लेपन, इसे ही बोलते हैं लोहे पर जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया। क्यों करते हैं सर, तो लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए। काफी कमाल। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न करें निम्न में
कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे तूफानी लाल है तो ये जानकारी देता है कि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। अगर सिर्फ आपको क्लास को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है एग्जाम तक, अगर अच्छा रिजल्ट आपको लाना है तो। करेक्ट, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है सर? तो 10 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए पे मिल गया, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही। एन है, देख रहे हैं एन, मीथेन, ये सब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे इन है, एथाइन, ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। काफी कमाल। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न को समझेंगे। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर देते हैं। कह रहा है किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं? बड़ा शानदार प्रश्न है। किस हाइड्रोकार्बन में सर द्विबंध है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। कह रहा है विच हाइड्रोकार्बन हैज अ डबल बॉन्ड। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। जो भी छात्र ऑप्शन डी कमेंट किए हैं C2H4, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। जिनको भी नहीं मालूम था, एग्जाम में चंद दिनों का समय है, आंसर याद रख लीजिएगा। आंसर रटते चलिए, खूब प्रश्न आएगा। कह रहा है किस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है गुरुजी? तो C2H4। C2H4 क्या है सर? एथीन है। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूं, क्या है? एथीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0। जल्दी से आंसर दीजिए, किसी भी हाल में गलत आंसर नहीं आना चाहिए। कितना बार मैं आपको सिखाया हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे और तूफानी लाल की तरह वीडियो को लाइक करके सभी क्लासेस को आप देखते होंगे, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन सी बउआ टाइप प्रश्न एच ही कर देंगे। बिल्कुल सही, बउआ टाइप प्रश्न कुछ भी नहीं होता है। जो प्रश्न आपको याद है वही प्रश्न आपके लिए आसान है, जो नहीं याद है वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। प्रश्न जरूर याद कीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सर अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? काफी शानदार। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं सर? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी, एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे आ रहा है 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, इसमें किसका उपचयन हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सर? तो ध्यान से देखिए, H2 में O जुड़ गया तो H2 हो रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। देखते देखते आंसर टिक करना है, ऑप्शन बी 14 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है सर? तो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है गुरुजी, ऑप्शन ए। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, जितने भी विद्यार्थी अगर अंत तक क्लास को देख रहे हैं, और डेली क्लास जब फिर आपके लिए चालू हो चुका है 6:30 PM पे डेली क्लास कीजिएगा, तो एग्जाम का प्रश्न पत्र आपको बिल्कुल बउआ टाइप लगेगा और इस साल का टॉपर आप ही बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में नासिक छिद्र अर्थात कि लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं सर? प्रश्न यही पूछा, तो ये सभी मिलकर बनाते हैं सर श्वसन तंत्र। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है। काफी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से किस पोषण में, यहाँ पे 4 पोषण की विधि दिया गया है, इसमें से किस पोषण की विधि में जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है? ऑप्शन ए प्राणी संपोषण। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे, प्राणी संपोषण। संपोषण के सभी विधि आप जरूर पढ़े होंगे बायोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? सभी विद्यार्थी एक साथ इसका एक ऑप्शन कमेंट कीजिए, तो सभी लोग की इसका सही आंसर क्या होगा। कितना बार मैं आपको सिखाया हूं कि कौन इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है सर। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है अलैंगिक जनन की विधि है, तो विखंडन भी है गुरुजी, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है। काफी कमाल, जो भी चला आंसर कमेंट किए थे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आपका समझिए तूफानी लाल की तरह आप भी
तूफान मचा कर आएंगे एग्जाम में और प्रश्नों का धुआं धुआं उड़ाकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल का तो मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में भी सिखाया था कि Cu और NH3 बनता है, तो ऑप्शन बी और सी डी पर दे दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे सर, बी एंड सी बोथ। काफी लाजवाब, काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, प्रश्न यही पूछ रहा है, तो विसरण द्वारा। कैसे होगा सर, विसरण द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर रखेंगे। आगे अब देखिए, यहां तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा किए। ऑब्जेक्टिव तो आप काफी रट चुके हैं, चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी सीखते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आप बनाएंगे तभी आपका 80 में 80 स्कोर होगा। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूं तूफानी लाल यहां पे बता रहा है कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी की तरह आपको भी क्लास को लाइक करना है, आप लाइक कर दिए होंगे। चैनल पर नए हो तो आप अपने लिए सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। मैं अंतर स्पष्ट करे जैसा प्रश्न आपको काफी सिखाया हूं, क्योंकि खूब प्रश्न इससे आता है इसीलिए। अब यही प्रश्न देखिए इस साल के लिए VVI है, कह रहा है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अंतर। मैं कितना बार बता चुका हूं कि अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मालूम आ जाएगा दिमाग में, जैसे ही एग्जाम में अंतर स्पष्ट करने वाले आएगा वैसे ही एग्जाम के कॉपी पर आप ऐसे ही दो खाना बनाकर लिखेंगे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे ही दो चार्ट बनाएंगे, एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड आभासी प्रतिबिंब। आइए ध्यान से समझते हैं। पहला अंतर, इसका परिभाषा ही अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है सर जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। अर्थात कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, आभासी प्रतिबिंब जब किरणें प्रतीत होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि कटान कर रही है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। गुरुजी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब यहां से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आप किसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी। कौन प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कौन सीधा बनता है। और सब्जेक्टिव से यही कमाल है कि ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपका कमांड हो जाता है। अभी फिजिक्स से आगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से प्रश्न को लेकर समझेंगे, ध्यान से अंत तक क्लास को देखिए। अगला सब्जेक्टिव प्रश्न इस साल के लिए आ गया, क्या कह रहा है, विद्युत स्त्रियों में तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। यहां पे देखिए विद्युत स्त्रियों में, ये स्त्री वो फीमेल वाला स्त्री नहीं है, ये आयरन वाला यहां पे देख रहे हैं। देखिए आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो कर रहा है, जिससे कपड़ा स्त्री कहता है, नहीं फीमेल वाला स्त्री नहीं, वो स्त्री दूसरे स से लिखाता है, ऐसे लिखाएगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर समझते हैं। आंसर आपको ऐसे लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आप विस्तार से आंसर लिखेंगे। क्या पूछा कि विद्युत इलेक्ट्रिक आयरन के अव्यय शुद्ध धातु के हम नहीं बनाते हैं सर, मिश्र धातु के क्यों बनाते हैं, कारण बताइए गुरुजी। तो यहां पे कारण है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अव्ययी शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र उपचयन नहीं होता है, यही कारण है कि विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। यहां पे स्त्रियों से आपको कुछ नहीं समझना है, मैं बार बार फीमेल वाला नहीं है, उम्मीद करता हूं आप इतने समझदार हैं। मैं सिर्फ आपका माइंड फ्रेश करने के लिए बोल रहा था। इलेक्ट्रिक आयरन आप समझ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। तो क्या पूछा कि इलेक्ट्रिक आयरन अर्थात कि विद्युत स्त्री के तापन अव्यय जो होता है वो शुद्ध धातु के क्यों नहीं बनाते हैं सर, क्योंकि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होता है, तो इसका गलनांक कम हो जाएगा, ये जल्दी नहीं गलेंगे, जल्दी जल्दी खराब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ाई करना चाहिए ताकि पढ़ाई बोझ नहीं लगे, इसीलिए तूफानी लाल को क्लास में लाया जाता है ताकि आप पे पढ़ाई बोझ नहीं लगे। ये नहीं कि सीरियस होकर एकदम रटे हुए जा रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। कह रहे लेंस की क्षमता से सर आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। बिल्कुल पढ़ाई कोई भी देखिए, पढ़ाई इसीलिए हम लोग करते हैं क्योंकि पढ़ाई का एक ही उद्देश्य होता है, शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, जिंदगी का आसान बनाना। हमारा जिंदगी को आसान करना, शिक्षा जो है हमें जीने का ढंग देता है। अगर शिक्षा को आप बोझ की तरह लेंगे कि 2 kg का शिक्षा है, तो फिर आप इसको अच्छा से नहीं समझ पाएंगे और अपना 100% आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए बिल्कुल इंजॉय से हंसते खेलते हुए पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल आसान लगेगा। इसका उत्तर इस तरह आपको समझना है
कि किसी लेंस की क्षमता उसके सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करती है। इसकी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है। आप हमेशा रटे होंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात कि P बराबर 1/f। इसका मात्रक पूछा था तो लेंस की क्षमता मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर या 1/मीटर या मीटर इनवर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा। अभी देखिए सिर्फ किससे चल रहा है, सभी अभी फिजिक्स से प्रश्न है, आगे केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी से प्रश्न लेंगे। कह रहा है एसी और डीसी में अंतर बता दीजिए सर। तो अंतर फिर ऐसे ही आपको बनाकर लिखना है, एक साइड प्रत्यावर्ती धारा एक साइड दिष्ट धारा है। मैं आपको उत्तर लिखना भी सिखा रहा हूं, इस तरह उत्तर लिखेंगे आपका अंक नहीं कटेगा। ऐसे लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर कि प्रत्यावर्ती धारा अर्थात कि एसी का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता है, दिष्ट धारा में केवल परिणाम बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है सर, दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। प्रत्यावर्ती धारा चालक के ऊपरी सतह से प्रवाहित होता है और दिष्ट धारा चालक के भीतरी भाग से प्रवाहित होता है। इतना आप लिख देंगे और यहां से खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा, इसका भी आप जवाब दे देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। आ गया अब आपके केमिस्ट्री से। कह रहा है अधातु किसे कहते हैं, दो अधातु का नाम बताएं। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आप छोड़ेंगे, कहिएगा सर नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन प्रदान करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, अधातु। जैसे कार्बन तथा सल्फर, क्योंकि कहा था दो अधातु, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, मैंने दो बता दिया, कार्बन और सल्फर। ऐसे आप धातु के गुण पढ़े होंगे कि अधातुएं चमकदार नहीं होती है, अधातुएं आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होती है, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। लेकिन अपवाद भी आप सीखते हैं, ब्रोमीन अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। तो काफी कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप विस्तार से उत्तर लिखिएगा। ये अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं सर। सोचिए कितना वीवीआई प्रश्न है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, पूछता है कितना बार कि श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, एक ऑब्जेक्टिव में तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है गुरुजी, तो उत्तर यहां पे है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन में ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछा श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं सर, ऊष्माशोषी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही है जिसमें उत्पाद तो बने लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी मिले। श्वसन में वही होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन का अभिक्रिया, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जल है, मिलकर सर यहाँ पे देखिए उत्पाद तो बना रहे हैं CO2 H2O, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ऊर्जा भी दे रहे हैं, इसलिए श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न काफी उससे भी शानदार आ गया। कह रहा है निम्न के नाम बताइए, इसका नाम बताना है कि दो तत्व जिनमें सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन स्थित हो, इसका नाम आपको बताना है। और चलिए इसका उत्तर पहले देखते हैं कि दो तत्वों का ऐसा नाम बताइए जिसका सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो यहाँ पे देखिए बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन तत्व कुछ समूह में आते हैं, एक समूह में रखा गया है लिथियम और सोडियम। कोई भी दो आप बता सकते थे लेकिन दो कहा था तो इसका हम लोग नाम बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दो तत्व, तो ऐसे ही आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इसी में क्या कहा कि दो तत्वों का नाम बताइए जिनके सबसे बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश आप समझ रहे हैं ना, आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं 288 पे KLMN वाला, तो उसी पे पूछा कि दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो इसका उत्तर ऐसे कि बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन तत्व समूह किसमें आएगा, दो में, जैसे MgCa। आगे तीसरा नंबर प्रश्न है इसी में कि दो तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो, तो बाहरी कोश पूर्ण तत्व समूह किसमें आता है, 18 में। ये भी आपको देखिए समूह का भी जानकारी मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे पूछा जाता है। तो हीलियम और Ne इसका हो जाएगा सही है सर। ये आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सर भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में 5 अंतर गुरुजी लिख दिए, 5 नंबर में आ जाएगा। कह रहा है भौतिक और रासायनिक दोनों गुण के आधार पे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, देखिए काफी महत्वपूर्ण अंतर है, ध्यान से समझिएगा। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में उत्तर इसी तरह लिखना है, अंतर जब भी आएगा ऐसे ही लिखना है, एक साइड एथेनॉल एक साइड एथेनोइक अम्ल। पहला
क्या अंतर कि एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह OH है और इसका प्रक्रियात्मक समूह COH है। कितना बार पूछता है कि सिंगल बॉन्ड COOH किसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो एथेनोइक अम्ल का। ये भी कई बार पूछा ऑब्जेक्टिव में कि सिंगल बॉन्ड OH किसका है, तो एथेनॉल का। एथेनॉल जो है उदासीन प्रकृति का होता है, वहीं पे एथेनोइक अम्ल है तो किसका प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। बिल्कुल सही। यह क्षार से अभिक्रिया नहीं करता, ये अम्ल है तो सर क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, अम्ल का तो यही गुण है। यह सोडियम से अभिक्रिया करता है, यहाँ पे अभिक्रिया का उदाहरण लिख दीजिएगा। ये भी सोडियम से अभिक्रिया करता है, यहाँ पे उदाहरण लिख दीजिएगा। ये PCl5 से भी अभिक्रिया करता है, ये PCl5 से अभिक्रिया करके बनाता है। पूरा यहाँ पे विस्तार से ऐसे ही लिखकर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आएगा तो ऐसे ही उत्तर लिखना है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है बायोलॉजी से प्रश्न है गुरुजी कि मासिक चक्र कब और क्यों आता है। उत्तर ऐसे लिखना है कि जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाते हैं और टूट जाते हैं, जिसके साथ आंतरिक दीवार एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, इसे मासिक चक्र कहते हैं। कब आता है पूछा, ये क्यों आता है हम लोग बता दिया। पूछा कब आता है, तो 28 दिन का अंतराल पे। किस में आता है, तो सिर्फ फीमेल में आता है, अर्थात कि सिर्फ मादा में आता है, नर में नहीं। ये नहीं कि नर में आता है मासिक चक्र, ऐसा कुछ नहीं है, मादा में आता है। और क्यों आता है सर, तो जैसे ही निषेचन का क्रिया नहीं होता है और जो है परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं, और जिसके साथ आंतरिक दीवार एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं मासिक चक्र। ये मादा में जो है 28 दिन के अंतराल पे रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या है। पर्यावरण वाला चैप्टर है बायोलॉजी में, उसी से प्रश्न है। कह रहा है परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या है सर, तो उत्तर ऐसे लिखेंगे कि अपमार्जक पौधों और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ का जीवाणुओं और कवक के द्वारा अपघटन करता है। इस अपघटन के द्वारा अपमार्जक उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं, गैसीय तत्व वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी से मिलकर जीव मंडल से रिसाइकिल होते हैं। इसीलिए इसे इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहा जाता है। ये देखिए क्लीनर की काम करते हैं कि जितने भी पौधे और जंतु के मृत जीव हैं उनको जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटन होता है, और उस अपघटन में कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर फिर उसका जो है गैस के रूप में और सभी रिसाइकिल कर दिया जाता है। अर्थात कि ये जो है इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को क्लीनर करते हैं, साफ सफाई करने में भूमिका निभाते हैं अपमार्जक। सही आप उत्तर लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे सर। अगला प्रश्न कर रहा है विभिन्नता क्या है सर, वेरिएशन क्या है, और वेरिएशन के 2 प्रकार का उल्लेख कर दीजिए गुरुजी। उत्तर ऐसे अपने को लिखना है। यहां पे देखिए कि विभिन्नता क्या है, तो विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो उसे अपने जनक अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उस गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जननिक तथा कायिक। देखिए विभिन्नता पूछा तो विभिन्नता क्या है कि वो ऐसे गुण है जिसको अपने ही जनक से और अपने ही जाति के सदस्य, तभी तो हम लोग अलग अलग हैं, तभी तो दुनिया इतना सुंदर है। नहीं तो अगर विभिन्नता का गुण नहीं रहता, सभी कोई एक जैसा होता, समझिए कितना पहचान करने में कठिनाई होता है कि कौन आप है कौन हम है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है कौन रामलाल है कौन तूफानी लाल है। इसलिए विभिन्नता जरूरी है। अब का विभिन्नता के 2 प्रकार, तो विभिन्नता 2 प्रकार के जो होता है वो है जननिक तथा कायिक। जननिक विभिन्नता ऐसे विभिन्नता जो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। ये विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, जैसे शारीरिक गठन, शरीर की लंबाई इत्यादि, अर्थात कि ये जो है जनन कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं। कायिक विभिन्नता ऐसे विभिन्नता वातावरण का प्रभाव, जलवायु, अन्य कारणों से होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं, ऐसी विभिन्नताएं उपार्जित होती है। तो ये होता है जो आपके जलवायु के कारण और अन्य वातावरण के कारण होता है, उसे बोलते हैं कायिक विभिन्नता। अगला प्रश्न कह रहा है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। देखिए हम लोग तो ठीक है उत्सर्जन की क्रिया कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में जो उत्सर्जन है वहीं पूछा। यहां से खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, अगर इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव खूब आएगा। उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधि का प्रयोग करते हैं सर, तो यहां पे देखिए पौधे जो है गैसीय उत्सर्जी पदार्थों CO2 और O2 को रंध्र एवं वातरंध्र द्वारा निष्कासित कर देते हैं। ये पहला इनका प्रक्रिया है। दूसरा, पौधे अपने ठोस अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों में छाल में संचित करते हैं, और कुछ उत्सर्जी पदार्थों का संचयन कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, रेजिन एवं गोंद, भी पूछता है टैनिन, रेजिन, गोंद क्या है, पेड़ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं।
इसलिए मैं बोला यहाँ से खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा। उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन पत्तियों के गिरने, छाल के बिलगाव, जल एवं मृदा में भी होता है। जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थों का विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। ये सभी कुछ तरीका है जिसके माध्यम से पौधे जो है उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। ये काफी जो है लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है मेंडल ने जो मटर पर प्रयोग किया था उसका प्रयोग और निष्कर्षण का वर्णन आपको करना है। ये प्रश्न देखिए इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आप खुद से लिखकर एक मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, जरूर प्रयास कर लीजिएगा। उत्तर नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं, इस रूप में वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर इसका उत्तर लिख लीजिएगा। देखिए पूरा उत्तर ऐसे ही आपको लिखना है, यहाँ पे भी इसका उत्तर है। ये आपका पूरा होमवर्क है। ऐसे आप यहां से वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिखे तो, या कहीं से आप इसको को कमांड कर लेना है, क्योंकि प्रश्न इस साल के लिए महत्वपूर्ण है। आज के क्लास को गुरुजी यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपके लिए लाभदायक होगा। आप क्लास को लाइक कर दिए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास आप चाहते हैं किसी और विषय का तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल चंद दिन गिने चुने कुछ समय शेष रह गया है। आपको शानदार रिजल्ट लाना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।